तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं भारत के संविधान से रिलेटेड है, और संविधान में भी जो है फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सवालों को लेकर मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। फटाफट जुड़िए और चलिए पहला सवाल है, और वो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। ठीक है। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मौलिक अधिकार शामिल किए थे। और डी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन 1942 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। और एक प्रकार से आप देखिए, ये जो सवाल है ना, ये सवाल भारत सरकार अधिनियम, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, ये 4 टॉपिक है। आप ये सोच लीजिए कि ये जो सवाल है, ये सवाल क्या दिखाता है। ये दिखाता है कि आपका जो कह सकते हैं विषयों पे जो पकड़ है वो बहुत ही गहन होना चाहिए, बहुत ही व्यापक होना चाहिए। अब एक ही सवाल के अंतर्गत क्या है कि चार चार जो है टॉपिक को एक साथ लाया गया। अगर इन चारों टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर देना निश्चित रूप से कठिन होगा। फिर भी जो है जल्दी से फटाक से आप सब पहले इसका जवाब दीजिए कि पहले नंबर सवाल का जवाब जो है अशोक सिंह चौहान, सी कह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद राजनाथ दुबे जी ए कह रहे हैं। ठीक है। अशोक सिंह चौहान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनामिका, रचना मिश्रा जी। ठीक है, जल्दी से फटाक से इसका जवाब दीजिए। तो पहले का जवाब राजनाथ दुबे जी ने ए कहा है, जबकि अशोक सिंह चौहान जी ने सी कहा है। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर आप जान लीजिए तो उसके इतिहास को समझेंगे, उसके बारे में विस्तार से आप समझोगे तो ये आपको पता होगा कि वर्तमान भारत का जो संविधान है उस संविधान का प्रिमिटिव फॉर्म, यानी कि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेहरू रिपोर्ट। यानी नेहरू रिपोर्ट जो था ना, वो वर्तमान भारतीय संविधान का प्रिमिटिव फॉर्म था। और इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वर्तमान की नेहरू रिपोर्ट की बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको हूबहू जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भारत के संविधान में देखने को मिलता है। तो ये भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन काल के दौरान निर्मित होने वाला प्रथम संविधान जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हुआ वो नेहरू रिपोर्ट था। और नेहरू रिपोर्ट की भी बात आप समझ जाइए कि नेहरू में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी जिसे नेहरू समिति कहा गया, और उस नेहरू समिति ने भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार की थी, उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहकर पुकारा जाता है। हालांकि वो असफल हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के अड़ंगापूर्ण नीति की वजह से वो असफल निष्फल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो फंडामेंट, ये जो नेहरू रिपोर्ट था, इसकी अपनी ऐतिहासिक जो महत्ता है वो इस बात में है कि जब स्वतंत्र भारत का संविधान बना तो कहीं ना कहीं नजीर के तौर पर, कहीं ना कहीं जो है रेफरेंसेस के तौर पर जो है कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट को लिया गया। और नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की बात की गई, इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल के जो है प्रावधान को खत्म करने की बात की गई, स्थानों के आरक्षण की बात की गई। ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है संसदीय शासन की व्यवस्था की बात की गई, संघीय शासन की बात की गई। तो इतने सारे प्रावधान जो है इसके अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट, और इसी में फंडामेंटल राइट्स की भी मांग जो है भारतीयों के द्वारा किया गया था। ठीक है। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ना मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है प्रलय, प्रस, दोहरे, द्विसद, मता, संघ, न्याय, बर्मा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर भी मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 है, ये 8 अगस्त 1940 को, इसमें भी मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई, ये भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव 1940 का जो इंपॉर्टेंस है भारत के संवैधानिक प्रगति के इतिहास में, वो इस बात को लेकर है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों के द्वारा भारत के संविधान की गठन हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इस बात को स्वीकार इसी प्रस्ताव के अंतर्गत किया था। यानी कि अगर आपसे कभी यह सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा की मांग को जो ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया अपने कौन से प्रस्ताव में, तो वो अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में इसमें भी मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई। इसका जो प्रस्ताव था ना, इस प्रस्ताव में भी भारत के संविधान की रचना के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें भी संविधान सभा, इसमें भी संविधान सभा, इसमें सबसे पहली बार संविधान सभा की बात की गई। लेकिन अंतर दोनों में यही था
कि इसमें जिस संविधान सभा के गठन की बात की गई, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, चयन कैसे होगा, इसका कोई जिक्र इसमें नहीं था। लेकिन एक निर्वाचित संविधान सभा की बात सबसे पहली बार क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में ही किया गया था। तो इसलिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चूंकि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक्सक्लूसिवली ये सवाल था, तो इसमें कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, इन सब में कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की गई एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। इसका सही जवाब 1 का ए हो जाएगा। तो 1 का ए जिसने जिसने जवाब दिया वो सही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है मौलिक अधिकार। ठीक है, दूसरा सवाल है मौलिक अधिकार के संबंध में जो बातें हैं उसमें कौन सा सही है। पहला हो गया कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और चौथा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। दूसरे नंबर सवाल का जवाब देना है जल्दी से। कौन जवाब दे सकता है? लाइफ ऑफ एशिया, ये कह रहे हैं डी। ठीक है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। लाइफ ऑफ एशिया जो है वो डी बता रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए वास्तव में देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो क्या है कि एक प्रकार से राज्य के विरुद्ध नागरिकों के मिले हुए अधिकार होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान साफ साफ ये कहता है कि कोई भी जो अधिकार है वो अधिकार क्या है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, बल्कि वो क्या है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन, जिसको हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे देश का जो है कह सकते हैं कि संविधान में जो है आर्टिकल 13 ये साफ साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को जो है हनन करता हो। और अगर हनन करता है तो हनन की मात्रा तक वह क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स ठीक है राज्य के विरुद्ध जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जनता को दिया गया अधिकार है, नागरिकों को मिला हुआ अधिकार है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता है, कोई भी अधिकार एकदम कह सकते हैं कि निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि सापेक्ष परिस्थितियों में उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और आपको पता होगा कि आपातकालीन जो परिस्थितियां होती है, इमरजेंसी के जो सिचुएशंस होते हैं उसमें जो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर शेष सभी फंडामेंटल राइट्स का जो है सस्पेंशन हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहां तक बात समझ में आ गई कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल पे जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा है अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। और सी हो जाएगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और डी हो जाएगा अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। तीसरे नंबर सवाल का जवाब जो है वो कौन सही दे सकता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल का जवाब, और फटाफट शेयर भी करते जाइए। और ये जानिए भारत के संविधान से रिलेटेड है एक बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है और ये एक्सक्लूसिवली जुड़ा हुआ है फंडामेंटल राइट से। और अगर इस पूरे सेशन को आप अटेंड करते हो तो निश्चित रूप से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, तथ्य बहुत हद तक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो तीसरे नंबर सवाल का जवाब देना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा है अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। सी हो जाएगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। और डी हो जाएगा अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तीसरे नंबर सवाल का जवाब लाइफ ऑफ एशिया सी कह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कौन कौन इसका जवाब दे सकता है? ठीक है, सचिन चौहान जी डी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सही जवाब जो है, ठीक है, ब्रिजेश सिंह जी सी कह रहे हैं अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बिल्कुल सही जवाब है इसका 3 का सी हो जाएगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है इसको आप थोड़ा सा जो है ध्यान से सुनिएगा, जो सही भी जानते हैं जो नहीं भी जानते दोनों ध्यान से सुनो कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है। अगर आप देखिए कि हमारे संविधान में सब कुछ तो दिया हुआ है,
जब सब कुछ दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम क्यों जो है इस तरह की बात करते हैं? रीजन यहाँ पे क्या है? रीजन ये कि हमारे जो अधिकार है वो अधिकार कौन हमसे छीन सकता है? हमसे कोई आम आदमी छीन नहीं सकता। आज आम आदमी अगर हमें एक थप्पड़ मारता है तो इसके विरुद्ध हमारे देश के संविधान में उपाय है, हम न्यायालय में जा सकते हैं, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राज्य जो है कानून बनाकर अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन ले तो हम कहां पे जाएंगे? ठीक है, हमारे ये अधिकार क्या होंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के संविधान ने ये साफ साफ कहा है कि बेवजह जो है आप फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो अधिकार है, हमारे जो नागरिकों के अधिकार है, आप बेवजह नहीं छीन सकते हो, ठीक है। उसके भी कुछ तरीके होंगे, ठीक है, उसको भी जो है आप फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते हो। फंडामेंटल, हाँ, संशोधन इस तरह से कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ और भी जो है कह सकते हैं कि उसमें इनहेंसमेंट हो और भी उसमें किसी न किसी रूप में सुधार हो। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि राज्य हमसे छीन सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है ये कहता है कि राज्य भी जो है हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता है। और अगर वो अधिकार छीनने की कोशिश करेगा तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए सी इसका होगा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल हो गया। चलिए अब चौथे नंबर सवाल पर आते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? यानी कि भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद आपको बताना है जो संघ की संसद या राज्य विधायिका द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है उस पर वो प्रायोरिटी जो है प्रदान करता है। हार्दिक कपूर सिंह जी, गुड इवनिंग। ब्रजेश सिंह जी, ठीक है, जल्दी से 4 का ए आर्टिकल 13। हार्दिक कपूर सिंह जो है 4 का ए। ब्रजेश सिंह जी नमस्कार। सचिन चौहान जी भी, हार्दिक कुमार आर्टिकल 13, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आर्टिकल 13 इसका सही जवाब क्यों होगा, आप इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल जो है भाग 3 है ना, पार्ट 3 है, और आर्टिकल जो है 12 से कितना 35, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 है। लेकिन आप एक बात और जानते होंगे कि हमारे देश के संविधान ने 6 मौलिक अधिकार की बात की है, और ये 6 मौलिक अधिकार में पहला जो है वो क्या है, समानता का अधिकार, और वो आर्टिकल 14 से 18 है। यानी कि आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट्स जो 6 हैं वो यहां से स्टार्ट होता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये 12 और आर्टिकल 13 ये कहां है? ठीक है, जब हमारे देश का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिला है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, ये सब जो अधिकार मिले हैं, तो इसकी शुरुआत तो समानता के अधिकार से होती है, और समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 है। तो सवाल ये उठता है कि जब अधिकार ही प्रारंभ होते हैं आर्टिकल 14 से, तो फिर जो है आर्टिकल 12 और 13 में क्या कहा गया है? तो ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये कहता है कि जो नागरिक हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राज्य के विरुद्ध उनके दावे हैं। तो सवाल ये उठता है कि राज्य फिर है क्या? ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है, राज्य अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो सवाल जो है, हमारे देश के संविधान सभा के सदस्य जो थे वो कितने मतलब दूरदर्शी थे, कितने विजनरी थे, और कितना जो है उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखा, आप उसको इस बात से समझ सकते हो कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहले राज्य को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विरुद्ध तुम्हारे दावे हैं, तो राज्य क्या है पहले ये तो समझो। अगर राज्य तुम समझ जाते हो और वो आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके खिलाफ क्या है, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 12 में क्या किया गया ना, कि इसमें राज्य को परिभाषित किया गया, राज्य को डिफाइन किया गया कि राज्य में क्या क्या आते हैं। तो जैसे केंद्र की संसद, राज्य की संसद हो गया, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, केंद्र और राज्य की जो है सरकार के अधीन जो भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से आप समझ जाइए कि जो भी सरकारी कर्मचारी वगैरह कार्य करते हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। बीसीसीआई भी राज्य के अंतर्गत आता है, इस बात को है। एलआईसी भी राज्य के अंतर्गत आता है। ये सब आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, और अधिकार का हनन करेगा तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। तो राज्य एग्जैक्टली क्या है, उसकी जो परिभाषा है, उसका जो डेफिनेशन है, वो आर्टिकल 12 में दिया गया। आर्टिकल 13 की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा जो हमें अधिकार, मौलिक अधिकार मिले हैं
उन अधिकारों का हनन करता है, और अगर हनन करता है तो हनन की मात्रा तक वह शून्य होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल 13। इसीलिए इसका सही जवाब भाग 4 यानी कि पृष्ठ संख्या 4 का सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। ठीक है, चलिए 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। 5वें नंबर सवाल पे, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ठीक है, संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तीसरा है, ये मूलाधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। डी है, यह ना तो मूलाधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। आपको बताना है 5वें नंबर सवाल का जवाब। गिरिजेश सिंह जी, आई एम योर एक्स स्टूडेंट ऑफ 2010 दस्तक करियर कोचिंग एंड वेरी ग्लेड टू सी यू हियर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आपको हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गिरिजेश सिंह जी। मैं तो आपके नाम से तो नहीं जानना, हो सकता है कि चेहरा देखो तो पहचान जाओ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने कहीं ना कहीं हमें रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, हम सब सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट है ना, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आप कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं हम तो दिखेंगे हम सब, और आप सब भी दिख जाते हो इस रूप में, चैटिंग के रूप में, या उसमें प्रेजेंटेशन देते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ठीक है, हार्दिक कपूर सिंह 5 का बी, लाइफ ऑफ एशिया 5 का बी। गिरिजेश सिंह जी ए कह रहे हैं। ठीक है, लाइफ ऑफ एशिया 5 का बी। ठीक है, तो बी कह रहे हैं यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यानी कि यहाँ पर एक बात देखिएगा, ठीक है, ये बात सही है, जिसने जिसने भी ये बात कही है कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का मतलब समझ रहे हैं कि ये अधिकार, हमारे देश का जो संविधान है ना, उस संविधान ने क्या किया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, केवल केवल आप कह लोगे कि नहीं केवल नागरिकों का है और किसी और को नहीं है इसका अधिकार, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को हासिल है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी अधिकार है जो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जो भारत की धरती पर मौजूद है, उन सब को हासिल है। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का मतलब है, जैसे विधि के समक्ष समता की बात करें, भाई विधि के समक्ष समता का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ जो है ये सबके लिए है, सबके लिए है। कहने का मतलब है कि अगर हमारी हत्या या किसी और जो है भारत के नागरिक की हत्या हो जाती है तो उसके विरुद्ध उसको न्यायालय में, या कह सकते हैं कि उसकी न्यायिक कार्रवाई न्यायालय में हो सकता है। लेकिन कोई विदेशी अगर भारत घूमने आता है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसका कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, और उसका जो है आप क्या है कि उसका कोई भी मर्डर कर देगा, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को हासिल है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी अधिकार है जो भारत के नागरिकों के साथ साथ जो है विदेशियों को भी, या भारतीय धरती पर मौजूद विदेशियों को भी हासिल है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि कौन ऐसे मतलब जो है कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को हासिल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 15 देखिए। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समता, ये केवल भारतीयों के लिए, कोई विदेशी आकर नहीं बोल सकता कि भाई आप जो है भारतीयों को क्यों जो है सिविल सर्विसेज में नियुक्त कर रहे हो, हम विदेशी को क्यों नहीं नियुक्त करते हैं। नहीं, ये साफ साफ है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही हासिल है, विदेशियों को हासिल नहीं है। लेकिन जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21, ये भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को, भारतीय धरती पर मौजूद जो भी व्यक्ति है सबको हासिल है। ठीक है, तो आप विदेशी है तो इस वजह से आपको ये अधिकार नहीं, आपको जीने का अधिकार नहीं, आपको मार दिया जाए, काट दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो उनको भी तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम विधिक अधिकार की बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार के संबंध में आपको पता है कि ये शुरू में क्या था, ये शुरू में फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स था, और इसका जिक्र कहां पे था, आर्टिकल 19(1) के 4 में था और आर्टिकल 31 में था। ठीक है, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इन जगहों से फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, इसको यहां से ले जाया गया भाग 4। ठीक है, भाग 4 में जो है कहा जाता है, इसमें जो है आर्टिकल भाग 4 में अध्याय 4 जोड़कर, ठीक है, अध्याय 4 सॉरी भाग 12 के अध्याय 4 में जो है आर्टिकल 300 का जोड़कर, ठीक है,
भाग 12 में अध्याय 4 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 300 का के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स को यहां से ले जाए, सॉरी संपत्ति के अधिकार को यहां से ले जाकर यहां पे कर दिया गया। और यहाँ पे इसमें फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि ये पहले फंडामेंटल राइट्स था, अब इसको कर दिया गया लीगल राइट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये हो गया कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स जब था तो आप जितने भी संपत्ति, मान लीजिए कि आपको 200-400 एकड़, और ऐसा वास्तव में था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ या भारत का संविधान जब लागू था 1976 के पहले तक, देखिए जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जब नहीं आया था 1978 के पहले, तो पहले क्या होता था? संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। पता चला कि अंग्रेजों के जमाने के बड़े बड़े जमींदार 400-400 एकड़ 200-200 एकड़ जमीन है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अधिकांश लोग जिनके पास जमीनें नहीं है। तो आप 400 एकड़ की जो जमीन है किसी एक व्यक्ति के पास, उस जमीन को लेंगे और उसको और सारे भूमि विहीन लोगों को देंगे, तभी तो एक समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है ना, तभी तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है। लेकिन क्या था कि 400 एकड़ की जमीन है, ऊपर से राइट टू प्रॉपर्टी भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, यानी कि अगर सरकार आम जनों के कल्याणार्थ उसकी 400 एकड़ जमीन में मान लीजिए कि 2-4 एकड़ की जमीन लेना भी चाहे, तो वो व्यक्ति क्या होता था कि चूंकि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स था, तो वो न्यायालय की शरण में चला जाता था और वो कहता था कि नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है संपत्ति। और कोर्ट भी क्या करे? कोर्ट को भी संविधान के हिसाब से ही चलना है। तो संविधान क्या करते, कोर्ट क्या करते थे? वो जो है एक प्रकार से उस व्यक्ति को उसका संरक्षण देते थे। तो राज्य क्या होता था कि वो एक प्रकार से कल्याणकारी जो कार्य है, जो कहते हैं ना आर्टिकल 38 राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में या लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए जो है वो क्या है कि कहता है। तो राज्य ने फिर ये कहा, सरकार फिर ये कहने लगी भाई इस तरह का राइट टू जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे करेंगे? तो बहुत सारी दिक्कतें 1978 तक जो है वो क्या है कि होती रही। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इसमें जो है एक प्रकार से उसको जो है फंडामेंटल राइट से कन्वर्ट कर दिया गया लीगल राइट। अब लीगल राइट का मतलब क्या होता है? लीगल राइट का मतलब ये है कि अब राज्य को आपकी संपत्ति को लेने का अधिकार मिल गया, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर लीगल राइट क्या है? मतलब ये तब है जब विधि के प्राधिकार, यानी कि विदाउट हैविंग ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना आपकी संपत्ति को राज्य जो है नहीं ले सकता। जैसे कोई सांसद है मान लीजिए, या कोई विधायक है, अब विधायक बन गया, सांसद बन गया, यानी राज्य का हिस्सा हो गया। अब राज्य का हिस्सा हो गया और आप जो है किसी क्षेत्र में जा रहे हो, बहुत सुंदर सा मकान देखा सड़क के किनारे, बहुत सुंदर सा मकान देखा, जो है उसने क्या, आपने क्या किया, जाके उससे कहा कि अब ये मकान खाली कर दो, ठीक है, ये मकान हमारा है, ठीक है, हमारा है या राज्य का, आप इस तरह से करके अब वो व्यक्ति क्या करे? अब अगर आप उसमें भी कुछ है कानूनी कार्रवाई अगर नहीं उसको अधिकार है करने का, तो वो क्या है कि फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या राज्य जो है कभी भी किसी के पास जाकर उसके संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। उसके पास बकायदा जो है वो ऑथोरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी उसको उस संपत्ति को लेने का आपके पास कानूनी अधिकार होने चाहिए कि आप क्या है, जाइए, जब जैसे जाते हो ना तो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये राज्य, जैसे अभी आजकल क्या होता है सड़क चौड़ीकरण, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण में बहुत सारे मकान, बहुत सारे घर द्वार जो है वो क्या है कि उससे जद में आ जाते हैं। तो जद में आ जाते हैं तो सरकार क्या कहती है, भाई ये सब मतलब जो है अच्छा पब्लिक कार्य के लिए ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं। तो सरकार ये कहती है कि भाई सड़क चौड़ीकरण करना है और चौड़ीकरण नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, बहुत सारी तकलीफें लोगों को होती है। इसलिए आपके एक मकान की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, इसलिए आपका ये मकान जो है वो क्या है कि मैं उसे लूंगा, उसकी जगह पे कंपनसेशन के रूप में मैं आपको किसी और जगह पे आपको मकान बनाने का अधिकार दूंगा, ठीक है। और उसके लिए बकायदे क्या उनके पास एक ऑथोरिटी ऑफ लॉ होता है, और तब जाकर ये नहीं कि आपने जो है जब देखा कि जज में आ रहा है आपने, आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है और जाके आप सीधा जो है बोलते हैं आप निकलो यहाँ से, तो आप उस तरह से नहीं कर सकते। और करेंगे अगर तो विधि के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय की शरण में जाने का उसे अधिकार है। इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे आर्टिकल 32 लागू नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 226 लागू होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यही जो है संपत्ति का जो अधिकार है
ये अधिकार क्या बन गया, विधिक अधिकार। पहले कहाँ पे था ये भी ध्यान रखिएगा, पहले आर्टिकल 19(1) के चा में था, और ठीक है आर्टिकल 31 में था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ से हटाकर इसे भाग 12 के अध्याय 4, ठीक है, उसमें 300 का के अंतर्गत जो इसको शामिल कर दिया गया। तो विधि के प्राधिकार के साथ आपकी संपत्ति को लिया जा सकता है। ठीक है, सचिन चौहान जी, केवल भारत के नागरिकों को हासिल है 15, 16, 19, 29, 30, बिल्कुल सही है। हार्दिक कपूर सिंह जी, भारत के अध्याय 4, 300 का, एकदम सही कह रहे हैं आप सब, जो है जानकार हैं और अच्छी बात है, ठीक है ना। और आप लोग का रिवीजन सही तरीके से, यू आर हिस्ट्री टीचर देयर। हाँ ये बात सही है गिरजेश सिंह जी, पहले मैं हिस्ट्री टीचर था, अब मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझ में आ गई बात, यहाँ पे 5 का बी। अब 6 में आते हैं। छठे नंबर सवाल में, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये सब सवाल का एक स्टैंडर्ड है, और इस सवाल को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हो ना, तो आप यकीन मानिए आप सिविल सर्विसेज के लिए अपने को आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। तो भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है, यह संविधान के भाग 3 में एनलिस्टेड है, सूचीबद्ध है। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है? छठे नंबर सवाल का जवाब हार्दिक कपूर सिंह जी, 1 का ए, कुमार बिट्टू ए कह रहे हैं, ठीक है। 6 का ए, 6 का ए कहने का मतलब है 1 और 2, ठीक है। कथनों पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है ये आपको बता रहे हैं। छठे नंबर सवाल का जवाब हार्दिक कपूर सिंह जी 1 और 2, कुमार बिट्टू ए, ठीक है सही। सचिन चौहान जी ए कह रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है, ये सही जवाब है 1 और 2, ठीक है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी, ये सही है। ये भाग 3 में ये सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये राजनीतिक है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ठीक है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इसकी स्थापना की बात करता है, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों, बिल ऑफ राइट्स के समान है, ठीक है। ये लिखा है कि भांति नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही जो बच गया 1 और 2, इसलिए 6 का ए जो है सही जवाब होगा। चलिए 7वें नंबर सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं है, ठीक है। कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं रखता है? पहला है, 6 से 14 वर्षों की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तीसरा है, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध। और 4 है, दुर्बल वर्गों के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों का संवर्धन। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 3 और 4 सत्य है, पूछ रहा है 7वें नंबर सवाल का जवाब। जल्दी से फटाक से, और आप सब शेयर जरूर करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब कौन 7वें नंबर सवाल का सही जवाब दे सकता है, एक भी जल्दी से आगे आइए, ठीक है। कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है? 7वें नंबर कुमार बिट्टू जी कह रहे हैं 3 से 4, बिल्कुल सही जवाब है। ये ध्यान रखना है, 6 से 14 वर्ष की आयु। देखिए पहले ये जो है, पहले आर्टिकल 45 जो था ना, वहां पर 6 से 14, वहां पर पहले 6 से 14 वर्ष की, यानी कि आर्टिकल 45 राज्य के लिए कहता था कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। अगर हम बोलचाल की भाषा में करें तो क्लास 8 तक जो है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए भारत के सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 6 से ये किस में था? आर्टिकल 45 में। लेकिन आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें आर्टिकल 45 से ये जो प्रावधान है इसको ले जाकर आर्टिकल 21 का जोड़कर
वहां पे ले गया और उसमें फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। ठीक है, वहां पे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। तो सवाल फिर ये उठेगा कि सर आर्टिकल 45 का तब क्या हुआ? तो आर्टिकल 45 में पहले 6 से 14 था ना, अब वहां पे 0 से 6 वर्ष, ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य कोशिश करेगा। ठीक है, तो वहां पे पहले से 6 से 14 था, अब 0 से 6 साल हो गया। ये आर्टिकल 21 के का में ये चला गया और 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसलिए फंडामेंटल राइट्स है। पहले ये किस में था? ध्यान ये रखना है कि पहले ये आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में था, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट्स हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध ये आर्टिकल 23 में है। तो ये दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध ये आर्टिकल 47 में है। और ये दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों का ये आर्टिकल 46 में है। तो आर्टिकल 46 और 47, आर्टिकल 36 से 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत आता है। तो इसलिए 47 और 46 दोनों के बीच में है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसलिए द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट सवाल पे, 8वें नंबर सवाल पे आते हैं। 8वां नंबर सवाल, अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि, क्यों फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट है? यह संविधान में उल्लिखित होता है, दूसरा है यह प्रजातांत्रिक है, तीसरा है यह लोक कल्याणकारी है, चौथा है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, पांचवा है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो 1 2 3 4 5 में कौन सा सही जवाब है ये आपको बताना है। ठीक है, अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि। ठीक है, 8वें नंबर सवाल का जवाब कुमार बिट्टू जी 145। ठीक है, संविधान में उल्लिखित होता है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है संसद। देखिए यहाँ पर एक बात जो है, आप सही कह रहे हैं 145 इसका सही जवाब होगा, लेकिन यह प्रजातांत्रिक भी तो होता है, यह लोक कल्याणकारी भी तो होता है। तो क्या इसलिए यह मौलिक अधिकार नहीं होगा? तो वास्तव में देखा जाए प्रजातांत्रिक होता है, ठीक है, तो प्रजातांत्रिक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी है। ठीक है, लोक कल्याणकारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी है। तो क्या ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा? नहीं। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि प्रजातांत्रिक होना ये फंडामेंटल राइट्स की एक शर्त है, केवल इसी के लिए शर्त हो सकती है ऐसा नहीं, लेकिन संविधान में उल्लिखित होता है, ये बात सही है। और यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, यानी अगर जो है फंडामेंटल राइट्स आपके पास नहीं हो, ठीक है, तो आपके जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि फ्रीडम टू स्पीक नहीं हो सकता, फ्रीडम टू वॉक नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने मतलब जो है कह सकते हैं कि रोजगार अपने पसंद का नहीं चुन सकते। तो आपको ऐसे सोचो कि जब इस तरह के अधिकार नहीं होंगे, आपको बंद कर दिया जाए, बोला जाएगा आप यही रहो, आप यही से यहाँ से जाना नहीं है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, तो आपको क्या होगा? आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपका व्यक्तित्व जो है बाधित हो जाएगा। आपको लोक नियोजन में अवसर की क्षमता नहीं है, आपको बोला जाएगा ब्राह्मण हो तुमको मिलेगा, लेकिन शूद्र है तो आपको नहीं मिलेगा राइट। तो अगर आप इस तरह से है तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है तरक्की करेगा, एक वर्ग पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा, तो उसकी भावनाएं कुंठित होगी, उनके राइट्स कुंठित होंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने का अर्थ अगर है तो वो यह है कि हमें बोलने की आजादी हो, हमें क्या हो, हमें फ्रीडम टू वॉक हो, हमें क्या होना चाहिए, हमें अपने हिसाब से रोजगार करने का अधिकार होना चाहिए, अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार होना चाहिए, अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, भ्रमण का। तो ये तमाम तरह की चीजें तो व्यक्तित्व विकास के लिए यह आवश्यक होता है। और संसद इसके विरुद्ध कानून, अभी हमने क्या बताया कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स का समापन नहीं कर सकता। हाँ, संशोधन, आप ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं कर, संशोधन कर सकता है, लेकिन संशोधन करने का मतलब ये है कि उसमें क्या करना है कि उसमें जैसे आपने देखा कि आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का अधिकार नहीं है, तो फिर आर्टिकल 21A कैसे आया? कैसे आर्टिकल मतलब जो है आर्टिकल 45 की बातों को वहां कैसे ले जाया गया? तो वहां जब ले जाया गया तो क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स कम हो गया या बढ़ गया?
तो बढ़ गया तो यानी बढ़ाने का काम कर सकता है, डिमिनिश नहीं कर सकता है, उसका समापन नहीं कर सकता, उसका डिलीशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है 1, 4 एंड 5 जो है विल बी द राइट आंसर। 9वें नंबर सवाल पे आते हैं। 9वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? विधि के समक्ष समता, सामाजिक समता, अवसर की समता, आर्थिक समानता। 9 का सही जवाब, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 9 विल बी, क्या होगा गिरिजेश सिंह जी? डी। ठीक है, और कुमार बिट्टू जी बी कह रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब है आर्थिक समानता। हमारे देश के संविधान में आर्थिक समानता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक समानता का मतलब ये हो जाएगा, फिर आप रूस की तरह चलने लगो कि हर व्यक्ति पूंजीपतियों का नाश करो। ठीक है, समाज में समानता की, आर्थिक समानता की स्थापना करने के लिए पूंजीपतियों की हत्या भी करनी पड़े। हमारे देश में क्या, हमारे देश में इस बात का अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में अगर वो 15 घंटा काम करता है तो उसको ज्यादा पैसा कमाने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जो है 15 घंटे, अगर 24 घंटे में वो 5 घंटे कमाता है, काम करता है, तो उसको कम कमाने का। तो अब 5 घंटा काम करने वाले व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा कि 15 घंटा काम करने वाले व्यक्ति जो है वो पैसा ज्यादा कमा रहा है। तो आपको केवल घंटा नहीं देखना है काम का, आपको केवल ये देखना है कि नहीं वो जो है 100 करोड़ का संपत्ति है, हम 2 ही करोड़ के मालिक हैं। ऐसा क्यों होगा? 100 करोड़ उसके पास क्यों होगा? हम 2 करोड़ के मालिक क्यों रहेंगे? हमको जो है कह सकते हैं कि 51 करोड़ हमें दिया जाए। ठीक है, यानी कि आप जो है क्या है कि बराबरी का दावा नहीं, आर्थिक समानता इस आधार पे हमारे देश के संविधान में नहीं कहा गया। आप जो है इसमें एकदम साफ साफ जो है ये कहा गया कि जो जिस तरह से करेगा, जो जिसने जो है कुशलता के साथ, हाँ लेकिन सकारात्मक दिशा में, कोई गुंडागर्दी करके अपराधी का गतिविधियों से वो पैसा संचित करेगा तो राज्य उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया 9 का डी हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 10वें नंबर सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। दूसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तीसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? आपको जवाब देना है। 10वें नंबर सवाल का जवाब बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मनोज मौर्य जी नमस्कार, 9 का डी। ठीक है, फटाक से जो है आपने पार्टिसिपेट किया और जवाब दिया। ठीक है, जल्दी से 9 का डी। गिरिजेश सिंह जी बी कह रहे, लाइफ ऑफ एशिया बी, 2 और 3। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये कह रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, संविधान अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिक दोनों है, तो 2 और 3 सत्य पूछ रहा है तो 2 और 3 होगा, यानी कि बी इसका सही जवाब होगा। 10 का बी जो है, जिसने इसने लाइफ ऑफ एशिया गिरिजेश सिंह जी ने जो है 10 का बी का है, 10 का बी का है। ठीक है ना, तो चलिए इसका सही जवाब सचिन चौहान जी ने भी सही जवाब दिया है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 11वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप से मान्य ठहराई गई है? बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सोचने वाला सवाल है। पहला है उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। दूसरा है देश के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की आजादी। तीसरा है संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, और डी है प्रेस की स्वतंत्रता। तो 11वें नंबर सवाल का जवाब देना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 का कुमार बिट्टू जी डी, कुमार बिट्टू डी। राधा कृष्णा, राधे राधे जी, राधे कृष्णा, नाम ही राधे कृष्णा और राधे राधे कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, ढेर सारी राधे राधे। ठीक है, गिरिजेश सिंह जी डी हो गया, 11 का डी। ठीक है, 11 का डी कह रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता, और बिल्कुल इसका सही जवाब जो है 11 का डी है, लाइफ ऑफ एशिया। राधे कृष्णा जी भी जो है 11 का डी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये सवाल का जवाब जो है 11 का डी होगा। क्यों? इसलिए आप ऐसे सोचो कि मतलब आपको एक आश्चर्य लगेगा कि हमारे देश का संविधान में सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है।
या लोकतंत्र के 3 पिलर बताए जाते हैं भारत में, है ना। एक तो हो गया सरकार, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा स्तंभ जो है, ध्यान रखिएगा कि जब आपसे ये पूछा जाए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, तो प्रेस है। और प्रेस किसने कहा प्रेस जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? ये एडमंड बर्क ने कहा था सबसे पहली बार एडमंड बर्क ने प्रेस को जो है चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर कहा था, फोर्थ पिलर कहकर पुकारा था, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीनों के लिए हमारे देश के संविधान में बड़ा ही विस्तृत विश्लेषण किया गया, बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई। लेकिन आप सोचिए कि चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इस मीडिया के लिए भारत के संविधान में कुछ भी स्पष्ट रूप से जो है कह सकते हैं कि मतलब जो है इसका जिक्र नहीं है। तो जिक्र नहीं है तो सवाल ये उठता है कि मीडिया की अगर हम संविधान को देखा, संविधान के अंतर्गत उसकी जो है प्रसंग को खोजने की कोशिश करें, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है टाइम टू टाइम जो भी निर्णय दिए गए, याद रखिएगा आर्टिकल 19(1) का जो ए है, जो भारत के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की आजादी देता है, तो विचार अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत प्रेस की जो बात है वो बात वहां पे शामिल हो जाती है। इसके अलावा कोई स्पष्ट रूप से जो है प्रेस के बारे में, जबकि होना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर प्रेस के बारे में भी विस्तृत जो है अगर व्याख्या या उपबंध भारत के संविधान में होता तो भारत का संविधान और भी विशाल हो जाता। तो इस वजह से क्या है कि स्पष्ट रूप से तो इसके बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन क्या है कि आर्टिकल 19(1) का जो विचार अभिव्यक्ति की आजादी हमें देती है, तो वहां पर जो है इसके लिए गुंजाइश ढूंढा गया, और वहां पे तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई, तो ये डी हो जाएगा, 11 का डी, ठीक है। 12 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 19। आपको बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 और 19, 12, ठीक है। दूसरे नंबर 12वें नंबर सवाल का जवाब कुमार बिट्टू जी 19 कह रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है कह रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, और ऐसा इसलिए बिल्कुल ये सही जवाब है क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 ये राइट टू इक्वालिटी है, और 19 से जो है राइट टू फ्रीडम, विचार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 के बीच में। तो 19 जो है ना, इसमें क्या हो जाएगा कि ये अनकॉमन हो जाएगा, ये सब के सब जो है समानता के अधिकार है, लेकिन ये स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो 12 का डी जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? सूचना का अधिकार यानी आरटीआई को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? आपको बताना अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 24। 13वें नंबर सवाल का जवाब जल्दी से कौन कौन दे सकता है? राधे कृष्णा जी 13 का सी, लाइफ ऑफ एशिया 13 का सी, ठीक है। गृजेश सिंह जी सी 19(1) हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जो है इसके बारे में आप देखिए 19(1) क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा राइट टू इंफॉर्मेशन जो था ना आरटीआई, इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा था ना, तो उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जब तक जानोगे नहीं तब तक आप बोलोगे कैसे, तब तक आप कैसे विचार अभिव्यक्त कैसे करोगे स्वतंत्रता पूर्वक? विचार अभिव्यक्ति तभी तो कर सकते हैं ना जब तक कि आपको जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो बोलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? ज्ञान शेरनी की दूध की तरह होता है, पियोगे तो गुर्राना सीख ही जाओगे। तो अगर आपको गुर्राना है, आपको बोलना है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, इसलिए 19(1) में क्या था? 1 के कम है, विचार अभिव्यक्ति की आजादी। तो विचार अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हो, विचार को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हो? तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको जानकारी ना हो। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो विचार सबसे प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहा था वो यही विचार था। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, 13 का सी, 19(1। गृजेश सिंह जी ने एकदम सही जवाब दिया। चलिए 14 नंबर सवाल पे आते हैं। 14 नंबर सवाल है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना
किस अनुच्छेद के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1) का, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25। 14 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से इसका कौन जवाब दे सकता है? 14 का सी, 14 का सी हो गया अनुच्छेद 21। ठीक है, राधे कृष्णा जी 19(1)A, गिरजेश सिंह जी आर्टिकल 21। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सोचने वाला सवाल था। ठीक है, और इसके पीछे भी एक संघर्ष है, और वो संघर्ष किनका है? नवीन जिंदल का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि विचार अभिव्यक्ति की आजादी, आपको पता होना चाहिए, नवीन जिंदल का नाम सुना होगा, जिंदल इस्पात का नाम सुना है? तो जिंदल इस्पात में जो है वो क्या है कि जिनका जिंदल उनके परिवार से ही जुड़े हुए नवीन जिंदल, तो नवीन जिंदल जो है ब्रिटेन में या अमेरिका में वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, या उनकी जो अपनी इंडस्ट्रीज थी वहां पे उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज का कुछ मतलब जो है एक समारोह मनाया जा रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को जो है उन्होंने क्या किया, फहराया सम्मान के साथ अपने देश के जो है। तो क्या हुआ कि चूंकि उस समय जब तब सब झंडे फहराने का अधिकार नहीं था, तो वहां पर क्या हुआ कि नवीन जिंदल के विरुद्ध जो है किसी भारतीय ने जो है न्यायिक कार्रवाई करने की जो है बात करी। ठीक है, सरकार ने भी जो है क्या कि नहीं आपने गलत किया। तो नवीन जिंदल को ये लगा कि भाई ये तो बड़ा अजीब बात है कि हम भारतीय हैं और अपने देश के झंडे को हम कभी भी जो है हम उसको फहराना चाहते हैं सम्मान के साथ, और हमें आजादी नहीं है, हमें इस बात का राइट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, संघर्ष, एक न्यायिक जो है संघर्ष, एक न्यायिक लड़ाई लड़ी। ठीक है, और लड़ाई लड़ी और अंततः जो है कहा जाता है कि वो जीत भी हासिल की, और तब आज जो है आप कभी भी किसी भी समय सम्मान पूर्वक जो है झंडे फहराने का जो आपको अधिकार मिला है। ठीक है, ये आप समझ जाइए नवीन जिंदल का बहुत बड़ा उनका रोल है, उनकी भूमिका है। ठीक है, लेकिन अब क्या रहता है कि आप कभी भी आप फहरा सकते हैं, या किसी भी, पहले तो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जो है वो क्या है कि विशेष तौर पर आप फहराते थे, लेकिन अब कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी देखिएगा कि कभी कभी भी फहरा सकते हैं, और जब मतलब जितने भी समय तक फहराना चाहे फहरा सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा इसका थोड़ा सा जो है मुझे जो देखने को मिला है, जो आप भी नोटिस शायद किया होगा, कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग लगा के भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं झंडा जो है वो क्या होता है कि फट जाते हैं, वो गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फहराने का अधिकार है, लेकिन तब तक फहराइए जब तक वो सम्मान पूर्वक लहराता रहे, है ना। अगर वो फट गया है या फटने के चांस आने के पहले उनको क्या है कि मतलब उतार लेना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि क्यों ऐसा मिला, क्यों जो है नवीन जिंदल की बात जो है जो उन्होंने मांग किया, क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई झंडा फहराना ये भी हमारे विचार अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका सही जवाब आर्टिकल 19(1) का हो जाएगा। ठीक है, तो ये विचारों के झंडा फहरा के हम दिखाना चाहते हैं अपनी देशभक्ति को, हम प्रस्तुत करना चाहते हैं देशभक्ति को। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं तो अच्छी बात दिखा रहा है ना, तो इसीलिए इसको जो है यहाँ पे आर्टिकल 19(1) का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? प्रत्याभूत का मतलब है गारंटी नहीं है। देश में सर्वत्र आबाद संचरण की, ठीक है, स्वतंत्रता, यानी ये चीज है कि भारत के संविधान द्वारा क्या नहीं दिया गया है, ठीक है ना, क्या जो है गारंटी नहीं दी गई, देश में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, विदाउट आर्म, आप पीसफुली जो है आप किसी भी प्रकार का कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और व्यसन, और डी हो जाएगा कोई व्यापार या वृत्ति करने की आजादी। आपको 15 नंबर सवाल का जवाब बताना है, क्या सही होगा? राधे कृष्णा जी 15 का सी, 15 का सी, हार्दिक कपूर सिंह जी सी। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से राधे कृष्णा जी जो है, गिरजेश सिंह जी ए, देश में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा ना, इसका सही जवाब है देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और व्यसन। ठीक है, देखिए सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता ये है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, ठीक है, कोई भी व्यापार करने की भी आजादी है, लेकिन देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामी, इसमें थोड़ा सा जो है वो क्या कि कह सकते हैं कि उसमें एक प्रकार से वो बंदिशें हैं,
और वो इस रूप में जैसे बहुत सारे जनजातीय इलाके होते हैं, जनजातीय इलाके में आप फ्रीडम मतलब फ्रीली आप वहां पे जमीन खरीद या बेच नहीं सकते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे मतलब जो है नॉर्थ ईस्ट के, पहले तो जो है कश्मीर का भी था, है ना। अब तो कश्मीर में थोड़ा सा, लेकिन कश्मीर में पहले आप जमीन वहां पे घूम सकते थे, ठीक है, आप पर्यटन कर सकते थे, बट वहां पे जमीन खरीद कर वहां पे बसने की आजादी आपको नहीं थी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, या फिर आदिवासी जो जनजाति इलाके होते हैं वहां पर आप जमीन, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व अर्जन और व्यसन, इस पर जो है कुछ बंदिशें हैं, तो इसकी गारंटी जो है राज्य नहीं देता है, प्रत्याभूत नहीं करता है, इसलिए 15 का सी हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 16 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। 16 नंबर सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। 16 नंबर सवाल का जवाब राधे कृष्णा जी 21, आर्टिकल 21, गिरजेश सिंह जी 16 का बी, ठीक है। हार्दिक कपूर जी, कपूर सिंह जी 21, बिल्कुल सही जवाब है आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, आर्टिकल 15 दिया रहता है ना, तो वहां पर भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और आप ये समझ जाइए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता, ये सब ऐसे जो है प्रावधान भारत के संविधान के, उसी के अंतर्गत जो है समलैंगिक विवाह, ठीक है, समलैंगिक विवाह का जो है, या फिर जो है लिव इन रिलेशनशिप, ये सबको जो मान्यता मिली है ना, वो मान्यता मिली है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कि हम भाई वयस्क हो चुके हैं, हम किसी भी तरह से हम जो है, हमें अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जिंदगी, तो समलैंगिक विवाह करना चाहते हैं तो वो समलैंगिक जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा देश का संविधान कहता है जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, तो हम समलैंगिक है तो क्या हुआ, हमें शादी करने का अधिकार, ठीक है। हम लिव इन रिलेशनशिप में, क्यों, हम शादी किए बिना भी हम अपने जीवन यापन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिली। तो ये सब जो है इसी तरह से जो है क्या है कि आप यूथेनेसिया को भी अगर देखिए, जिसको सम्मानजनक मृत्यु कहते हैं, ठीक है, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, मर्सी किलिंग कहते हैं, ये सब भी जो है ये सारे आर्टिकल्स के अंतर्गत ही, जो आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, इन सब के आधार पे ये अधिकार जो है वो क्या है, तो ये आर्टिकल 21 होगा, ठीक है, विवाह करने का अधिकार। इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता जो है वो क्या है कि प्रदान की गई, ठीक है। 17 नंबर सवाल पे आते हैं। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के मूलाधिकार में जोड़ा गया है। इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित था? अभी अभी हमने बताया, ठीक है, आपको बताना है इसके पहले कौन से अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 76, 17 में जो है आपको जवाब देना है 17 का बी, ठीक है। राधे कृष्णा जी 45, ठीक है। लाइफ ऑफ एशिया 45, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ये अभी अभी हमने आपको बताया ही था, इस पे बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? पहला हो गया आर्टिकल 19, दूसरा है आर्टिकल 26, तीसरा आर्टिकल 29 और चौथा है आर्टिकल 30। 18 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है, 18 नंबर सवाल का जवाब आर्टिकल 30, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 29 ये कहता है ना कि अगर भारत का कोई भी ऐसा वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसको उसके हिसाब उसको संरक्षित करने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 जो है वो भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थाओं का जो है विकास करने का अधिकार है। तो यहाँ पे शिक्षण संस्था की बात है तो आर्टिकल 30 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जो है 18 हो गया। 19 नंबर सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। दूसरा, यह मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। तीसरा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत देरी के आधार पर उच्चतम न्यायालय किसी रिट
या याचिका को अस्वीकार नहीं कर सकता। डी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 का सही जवाब क्या होगा, कौन सा सही नहीं है? कुमार बिट्टू जी डी, राधे कृष्णा जी डी, ब्रजेश सिंह जी डी कह रहे हैं, और डी जो है इसका सही जवाब है। देखिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल जो है 226 में यही अंतर है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 में फंडामेंटल, देखिए ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अगर लीगल राइट, अगर विधिक अधिकार, साधारण विधिक अधिकार पर का भी उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यानी कि आर्टिकल 32 जो है ना सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है, और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपके जो साधारण विधिक अधिकार है उसको भी कवर करता है। ये 226 की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो 32 में नहीं है। तो यहां पे देखिए आप प्रश्न यहां पे समझिए, प्रश्न क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है, ये वास्तव में गलत है। इसका जो गलत जवाब है वो यही होगा, वो है 19 का डी हो जाएगा। इसलिए डी जिसने इसने कहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वो एकदम सही है। ये बहुत ही अच्छा जो है सवाल था और आपने इसका बहुत ही अच्छा जो है जवाब दिया है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपके पास मतलब कॉन्सेप्ट रहता है तो इसे यकीन मानिए कि ये बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। ठीक है, चलिए 20वां और ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका कौन सही जवाब दे सकता है? मैं देखता हूं 20वें नंबर सवाल का जवाब, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। कोई अगर इंग्लिश में जानना चाहे तो ये है प्रोहिबिशन, ये है प्रोहिबिशन, ये है मेंडेमस, ये है सर्शियोररी, और ये है को वारंटो, को वारंटो। तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। 20वें नंबर सवाल का जवाब राधे कृष्णा जी डी, डी कह रहे हैं अधिकार परीक्षा। हार्दिक कपूर सिंह जी सी कह रहे हैं, ब्रजेश सिंह जी डी, राधे कृष्णा जी सी कह रहे हैं, ठीक है, कुमार बिट्टू बाकी सब ने डी कहा, हार्दिक कपूर सिंह जी भी जो है सी कह रहे हैं, राधे कृष्णा सी सी लग रहा है, सी सी लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? उत्प्रेषण ही होगा, और वास्तव में उत्प्रेषण जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण इसका सही जवाब है। और क्यों होगा इस चीज को समझिए, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण का परमादेश तो जानते हैं कि ये किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए न्यायालय जो है वो आदेश जारी कर सकता है कि आप किस अधिकार से वो सार्वजनिक कार्यों के लिए आदेश जारी कर सकता है। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से न्यायालय सवाल कर सकता है कि आप किस अधिकार से, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं है। अब सॉरी, परमादेश नहीं है, ये नहीं है। अब देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये अपर कोर्ट है और ये लोअर कोर्ट है। अब लोअर कोर्ट, अब ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है लोअर कोर्ट से रिलेटेड मामला है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई हो रही है किसी बात पर, किसी केस में अभी यहाँ मुकदमा चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो दो स्थिति हो सकती है, एक तो कार्रवाई जो है वो कंटिन्यू है, और दूसरा ये हो सकता है कार्रवाई कंटिन्यू है और दूसरा क्या हो सकता है कि उस पर निर्णय आ चुका है, फैसला आ चुका है। तो अपर जो कोर्ट है वो जब कार्रवाई हो रही होती है उसी समय उस पर डिसीजन अभी नहीं आया होता है लोअर कोर्ट में, तो वो क्या करता है कि वो यहां से उस केस को जो है अपने पास मंगा लेगा।
अगर ये अपने पास मंगाता है तब, जब लोअर कोर्ट में निर्णय नहीं आता है तो ये हो जाएगा प्रतिषेध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रतिषेध। इसको प्रोहिबिशन कहा गया। दूसरा है कि लोअर कोर्ट में क्या निर्णय आ चुका होता है, लोअर कोर्ट में निर्णय आ चुका होता है तो इसका अपर कोर्ट क्या कहता है? अपर कोर्ट कहता है कि चलिए निर्णय तुमने दे दिया, लेकिन अभी इसमें और ज्यादा फैक्ट्स की आवश्यकता है और इसको अपने पास बुला लेता है। ठीक है, तो एक तो निर्णय के पहले अपने पास बुलाता है, एक निर्णय आ जाने के बाद फिर उस केस को अपने पास लाता है। तो याद रखिएगा, निर्णय के बाद आएगा तो वो हो जाएगा उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि कोर्ट जो है लोअर कोर्ट में दिए गए निर्णय को अपने पास लाता है और उसमें और सारे एविडेंसेस इकट्ठा करके उसकी पोस्टमार्टम और अच्छी तरह से करता है, ताकि और भी जो है, मतलब पोस्टमार्टम क्या होता है? डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कहने का मतलब क्या होता है कि उसके एक एक अंग को चीर कर बताया जाता है यहाँ गोली लगी, इसमें इतना जो है गड्ढा बना, तो इसमें छोटे छोटे से जो है वो क्या है कि इसमें गोलियों के कुछ छर्रे वहीं रह गए, कुछ गोलियां एकदम निकल कर जो है शरीर के बाहर चली गई, मतलब तमाम तरह की चीजें उसमें होता है ना। ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई, क्या होता है, क्या पोस्टमार्टम क्या होता है? एक एक अंग का जो है एक प्रकार से क्या करता है कि उसको जो है एक तरह से मतलब जो है चीर फाड़ करके वो क्या करता है कि उसके कारणों की बारीकियों को समझता है। तो जस्ट लाइक उत्प्रेषण में भी वही होता है, पोस्टमार्टम। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा डॉक्टर को दिखाइए। राधे कृष्णा जी, क्या हुआ सर? टीजीटी एग्जाम कब तक होगा? सर ये राधे कृष्णा जी, ये मुझे को मालूम नहीं है, ये आप जो है जो इंक्वायरी है नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है राधे, क्या हम नहीं ले पा रहे हैं? ठीक है, क्या हुआ? मैसेज बड़ा डिलीट डिलीट रिएक्टेड जो है, क्या हो गया? ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। कल फिर से उपस्थित होंगे। कल हमारा जो सवाल होगा ना, कल हमारे सवाल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज से होगा, तो आप उसकी जो है तैयारी कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको जो एक मौका मिलेगा वहां पे जवाब देने का। ठीक है, बड़े पिताजी के डेथ भी हो गया। अरे सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग।